शॉक थे क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, मतलब 95% एक्सपेक्ट किए थे। वीक वाइज टेस्ट होते थे तो उसमें मुझे फुल स्कोर करना होता था, उसके अकॉर्डिंग चाहे रात में 4 बजे चाहे 2 बजे तब तक मुझे पढ़ना होता था। मैं बहुत रिलैक्स होकर पढ़ती थी, स्टडी टेबल पे भी बहुत कम पढ़ती थी। मैं बेड पे बैठ के और बुक्स चारों तरफ फैला के कभी ये देख रही हूँ ये देख रही हूँ ऐसे ही पढ़ा करती और बाहर खेलने कूदने की बजाय इसको आर्ट एंड क्राफ्ट में, ड्राइंग में, इसमें इंटरेस्ट रहा तो वो भी किताबों से दोस्ती हो गई। आज हमारे साथ में भाविया शर्मा है जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड आर्ट्स के अंदर 99.2% लाकर बीकानेर का नाम रोशन किया। नमस्कार, आज हमारे साथ में मौजूद है बीकानेर की बेटी जिन्होंने बीकानेर का नाम गौरव किया है। सीबीएसई में 99.2% लाकर बीकानेर का मान बढ़ाया तथा अपने माता पिता का भी मान बढ़ाया। आज हमारे साथ में भाविया शर्मा है जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड आर्ट्स के अंदर 99.2% लाकर बीकानेर का नाम रोशन किया है। नमस्कार भाविया शर्मा। नमस्ते। तो आपका जो है सबसे पहले तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कहाँ की रहने वाली हैं और किस स्कूल से आपने पढ़ाई की है? जी, मैं वैसे डूंगरगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं जब 7th क्लास में थी तब बीकानेर शिफ्ट हुए थे। स्वामी आर्यन ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास आउट हूँ। पूरे 7 साल से मैं यहीं हूँ। तो आपका जब रिज़ल्ट आया तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था, कैसा कुछ आपको लगा? फर्स्टली हम थोड़ा सा शॉक थे क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, मतलब 95% एक्सपेक्ट किए थे पर इतना नहीं किया था। और मैं जयपुर में थी, पीजी में रह के कोचिंग कर रही हूँ क्लैट के लिए। सो वहाँ से बुलाया गया, फ़ोन आए स्कूल से कि प्रोग्राम रखेंगे। सो वहाँ से आना सब कुछ थोड़ा सा शॉक में अभी तक वही चल रहा है। वैसे बच्चों को अक्सर डर लगता है रिजल्ट आने से पहले, तो क्या आपको भी वैसा कुछ डर घबराहट हुई थी? जी, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस। मुझे ऐसा लगा था कि अभी तक का वर्स्ट रिजल्ट होगा ये। और इसके अलावा आपके पढ़ाई का क्या कुछ शेड्यूल था, किस टाइम आप पढ़ती थी और जो है आपका पसंदीदा टाइम क्या था पढ़ने का, कितने घंटे पढ़ती थी आप दिन में? घंटे कुछ फिक्स नहीं थे, पर ऐसा होता था टीचर्स जो पढ़ाते थे क्लास में उसमें अटेंशन पे करना और जो पढ़ाया है वो रिवाइज़ करके, और जैसे वीकली टेस्ट होते थे या सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे तो उसमें मुझे फुल स्कोर करना होता था। उसके अकॉर्डिंग चाहे रात में 4 बजे चाहे 2 बजे तब तक मुझे पढ़ना होता था। और इसके अलावा 10th के मतलब 12th जीत थी, 12th के शुरुआत से आपने कितने महीने के अंदर अपना सिलेबस कवर अप कर लिया? सिलेबस जो अक्टूबर तक टीचर्स ने करवाया उनके साथ ही किया। कुछ खास स्पीड भी नहीं थी, जो टीचर्स करवाते थे बस उस पर फोकस रहता था। अलग से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, न मैंने इतना टाइम स्पेंड किया। हाँ, थोड़ा जब टीचर्स टेस्ट लेते थे तो ऐसा होता था कि रात भर भी पढ़ लेती थी और रात की टाइम पढ़ना प्रेफर करती थी। और आपने सब कुछ मैनेज कैसे किया, सेल्फ स्टडी, स्कूल, कोचिंग, सब कुछ? कोचिंग मैंने नहीं की थी 12th में, पर स्कूल से आके फिर थोड़ी देर रेस्ट करके देन शाम के टाइम पढ़ लेती थी। एंड ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड नहीं हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, तो बाहर जाना ये सब पसंद नहीं था, तो घर पे रह के अपने आप हो जाती थी पढ़ाई। इंटरेस्ट रहता है मुझे रीडिंग में, बुक्स वगैरह सब चीज़ों में, तो वो अच्छा लगता था। आज के टाइम में बच्चों को डिप्रेशन जैसी चीज़ें, पढ़ाई के समय कंसिस्टेंसी नहीं बन पाना, फोकस लैक होना, तो उस चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया? मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई डिप्रेशन या, क्योंकि वो इंटरेस्ट रहा हमेशा से ही। मतलब नॉवेल्स हो या सिलेबस की बुक्स हो, रीड करना अच्छा लगता था कि कुछ अगर नहीं कर रही हूँ तो कुछ पढ़ लेती हूँ। आपसे जो जूनियर है, जो आपको देख के आज इंस्पायर होने वाले हैं, उनको आप क्या कुछ स्टडी टिप्स देना चाहेंगी, क्या कुछ बताना चाहेंगी पढ़ाई के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए? जी, स्कोर करने के लिए इसको बहुत हाइप बना रखा है कि कैसे होगा, क्यों होगा, या आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप क्लास में अटेंशन पे कीजिए, जो टीचर्स गाइड कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। एक बार एनसीईआरटी या 2 बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, 1-2 रेफरेंस बुक्स एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उसके बाद बहुत इजीली सिलेबस कवर हो जाता है। जी जी जी। और इसके अलावा आपके घर में आपके माता पिता का कैसा सहयोग रहा आपका पढ़ाई के अंदर? ममा इज़ अ सिंगल मदर, तो मैं जब 4 साल की थी तो उनका डिवोर्स हो रखा है ममा पापा का। तो ममा ने लास्ट 12 साल से हम लोग साथ में हैं और ममा का टोटल सपोर्ट रहा। उन्होंने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया इस चीज़ के लिए, और जैसे मैं कुछ पढ़ती थी, कुछ समझ नहीं आता था, मैं तुरंत पूछ के क्लियर कर सकती थी, तो मम्मा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और स्टडी को जो है आपने सिलेबस कवर अप किया, उसके बाद में आपने स्टडी के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ी हुई थी उनको रिवाइज कैसे किया, किस किस चीज़ से आपने कौन से स्टडी मटेरियल यूज़ किए? मैंने 10th क्लास में ज़्यादा रेफरेंस बुक्स, मतलब पर सब्जेक्ट 5 रेफरेंस बुक्स की थी एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के अलावा, और उनमें से सबसे अच्छी मुझे ओसवाल की बुक्स लगी।
और 12th में मैंने, क्योंकि आर्ट्स में इतनी बुक्स पब्लिश नहीं होती हैं अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो अरिहंत की बुक्स ली थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप एमसीक्यू किसी और सोर्स से कर सकते हैं, बाकी एनसीईआरटी इनफ रहती है टोटली। उसको बस अगर आप एनसीईआरटी 2-3 बार जितनी बार रीड कर सकते हैं अलग अलग हाईलाइटर या पेन्स यूज़ करके, उतना बेनिफिशियल रहता है, वो डेटा याद होता चला जाता है। जी। और टेस्ट जो है एक हफ्ते के अंदर कितनी बार देने चाहिए उस चीज़ को याद रखने के लिए, अपने एमसीक्यू को जो है बेस्ट करने के लिए और उसके ऊपर पकड़ बनाने के लिए? एमसीक्यूज़ मैं ऐसे करती हूँ कि एमसीक्यूज़ एक बार सारे कर लिए क्वेश्चन जो आपकी गलत हुए उन्हें मार्क कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ें तो आप जो मार्क्ड क्वेश्चन है जो आपकी गलतियाँ हुई है बस उनको रिवाइज कर सकते हैं, और बाकी आपने जो सही किए वो आपको याद हो ही जाते हैं। और आपके स्टडी टेबल पे क्या क्या चीज़ें रहती थी? आपने स्टडी टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा है? मैं बहुत रिलैक्स होकर पढ़ती थी, स्टडी टेबल पे भी बहुत कम पढ़ती थी। मैं बेड पे बैठ के और बुक्स चारों तरफ फैला के कभी ये देख रही हूँ ये देख रही हूँ ऐसे ही पढ़ा करती थी। जी। तो मतलब बस प्रेशर नहीं लेना, नर्वसनेस जो होती है एग्ज़ाम से पहले, एंग्जाइटी, वो नहीं। और आप जितना याद कर सकते हैं, मतलब उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उतना सही रहेगा। रट्टाफिकेशन का ये जनरल कंसेप्ट माना जाता है कि आर्ट्स में सब रटना पड़ेगा डेटा, पर मैंने उस चीज़ को समझा और टीचर्स ने बहुत हेल्प करी। मेरे कुछ टीचर्स बहुत अच्छे थे, मोनिका मैम, डॉली मैम, दुर्गा सर, उनका वो अप्रिसिएशन डिज़र्व करते हैं इस चीज़ के लिए। उन्होंने हर एक चीज़ समझाई तो वो अपने आप कंसेप्ट क्लास में याद हो गए। तो ऐसे आगे चल के आपके क्या कुछ गोल है, क्या कुछ ड्रीम है? आप आगे चल के क्या करना चाहती हैं अपनी लाइफ में? मैं जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। अभी मैं क्लैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम एनएलयूज़ के लिए। तो या तो मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में आगे स्पेशलाइजेशन कहाँ करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर, लिटिगेशन, वो देखेंगे। पर अभी मुझे लॉ में बहुत इंटरेस्ट है, लीगल स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। जी। इसमें इंटरेस्ट जो है आपका कैसे बना, कैसे आपको इनके बारे में पता लगा, लॉ के बारे में? 9th-10th में सिविक्स पढ़ते थे हम एसएसटी के अंदर, वो अच्छा लगता था सब्जेक्ट। फिर 11th में पॉलिटिकल साइंस कंपलसरी था स्कूल में, वो ऑप्ट किया, आर्ट्स ही लेना था, साइंस और उनमें इंटरेस्ट नहीं था। तो 11th-12th में जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक आती है, आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, तो वो मैंने एक बार हमारे सर ने हमें याद करवाया एंड वो याद रह गए। तो वो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, आर्टिकल्स रीड करना एंड सब कुछ। जी। तो वहाँ से पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट रहा। पढ़ाई के साथ में भाविया का और भी चीज़ों में इंटरेस्ट है, और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं, प्राप्त किए हैं। भाविया आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। कौन कौन से अवार्ड आपको किस चीज़ के लिए मिले हुए हैं? मोस्टली अवार्ड्स यही हैं रैंक क्लास में लाने के लिए। कुछ कुछ हैं, जैसे ये जो ट्रॉफीज़ हैं, ये डांस करती थी मैं डूंगरगढ़ में, तो ये 5th, 6th, 7th क्लास तक सब ये लोग डांस के हैं। ये इंटर स्कूल डांस कंपटीशन में 3rd रैंक थी। और ये मेरा हेड गर्ल का बैच, मिस फेयरवेल का, और बाकी सब स्मृति चिन्ह ये रैंक्स के लिए। जी। और एक टॉपर का रूम कैसा होता है वो भी आप दिखा दीजिए। बहुत लोगों का ये मन में सवाल रहता है कि एक टॉपर का रूम कैसे होता है, कैसे उसका स्टडी टेबल जो है वो ऑर्गेनाइज रहता है। भाभी आप आ जाइए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से एक टॉपर का रूम जो है नज़र आता है। यहाँ पर कितनी सारी नॉवेल्स की किताबें हैं, और ये कुछ इस तरीके से भाविया का जो है स्टडी टेबल है। भाविया आप बता दीजिए आपके स्टडी टेबल पे क्या क्या कुछ रखा हुआ है, पढ़ाई के समय आपके अनुसार क्या क्या चीज़ें टेबल पे होनी चाहिए? अभी यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह रही हूँ, पीजी में रह रही हूँ। लेकिन एक पेन स्टैंड रहता है मेरा, मार्कर्स, हाइलाइटर्स, कलर्ड पेन्स, जो हर बार बुक रीड करने के साथ साथ अलग अलग अंडरलाइन कर सकती हूँ। और बुक्स तो मैं पूरी फैला के रखती थी, अभी नहीं है। बाकी यही सब रहता है, लैपटॉप वगैरह, कुछ अगर आपको फ़ोन चाहिए, डिक्शनरी वगैरह रखनी तो आप वो रख सकते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के टाइम में जैसे कि लोग कहते हैं फ़ोन लैपटॉप से जो है हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपको कुछ ऐसा नहीं फील होता था? वो डिपेंड करता है। मैं भी कभी कभी बहुत हो जाती थी, किसी ऐप्स पे लॉक लगा के रखना पड़ता था। फोकस मी एक ऐप है कि बस ये इतने आप आधे घंटे देख सकते हो, इससे ज़्यादा फिर वो लॉक हो जाता था। और पर गूगल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, डिक्शनरी के लिए चाहिए होता है फ़ोन, लैपटॉप। अब यहाँ पर मौजूद है टॉपर की माता जी, वंदना जी, नमस्कार। आपका क्या कुछ रिएक्शन था अपनी बेटी का जो है इतने हाई मार्क्स देखकर? बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ तो नहीं हुई क्योंकि मैं इसकी मेहनत पूरे साल देखती आई हूँ, तो मुझे इतना विश्वास तो था कि इसके 98 से अबव तो आएंगे, पर 99.2 और ऑल इंडिया में 4th या 5th रैंक है इसका। तो ये विश्वास होना एक बार के लिए मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे न्यूज़ में आती रही वैसे वैसे मुझे मेरी खुशी और बढ़ती रही। जी। और आपका जो है घर के अंदर कैसा माहौल रहता है पढ़ाई को लेकर? किस तरीके से आप अपनी बेटी को जो है मोटिवेट करती है पढ़ाई को लेकर? देखिए, मैंने उसको कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि तुम्हें इतनी देर में पढ़ना ही है, क्योंकि मैं इसके पास बचपन से यही आदत डाली है मैंने कि बेटा आप अपनी पढ़ाई करो, और मैं खुद टीचर हूँ तो मुझे भी कुछ पढ़ना होता है, मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। आपको कोई भी दिक्कत है वो मुझसे पूछो, तो वो सोल्यूशन तुरंत हो जाता है। तो ये लॉन्ग सिटिंग्स शुरू से देने लग गई,
और बाहर खेलने कूदने की बजाय इसको आर्ट एंड क्राफ्ट में, ड्राइंग में, इसमें इंटरेस्ट रहा, तो वो भी किताबों से दोस्ती हो गई। कोविड के टाइम में क्योंकि हम बाहर कहीं जा नहीं सकते थे, तो मैंने इसकी दोस्ती किताबों से, नॉवेल से करवाई। तो जो आप देख रहे हैं ये सारी नॉवेल्स लगभग इसने पढ़ रखी हैं और उससे इसकी लैंग्वेज धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती गई। जो जो वर्ड्स हार्ड आते गए वो उनको समझती गई। तो ये क्या कुछ इंटरेस्ट है इनका डांस के अंदर, जैसे कि आप अभी हमें बता रही थी? बिल्कुल, ये शुरू से काफ़ी अच्छी डांसर रही है और यहाँ पे मानसी से इन्होंने भवई नृत्य भी सीखा 2 साल। बाद में 10th में आने के बाद में और कोविड में आने के बाद में उसका थोड़ा रुक गया, पर ये 5 घड़े तक सिर पे रख के और कीलों के ऊपर डांस की प्रैक्टिस तक में कर लिया था इसने। और कैमल फेस्टिवल में यहाँ पे सूरसागर में भी इन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है। उसके अलावा और किन किन चीज़ों में इनका इंटरेस्ट है? सबसे ज़्यादा तो आर्ट एंड क्राफ्ट में, रीडिंग में, म्यूज़िक में। स्पॉटिफाई पे भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि गाने नहीं सुनने चाहिए तो इनका शायद पूरे साल का टाइम 90,000 मिनट्स इन्होंने, मेरी बेटी ने म्यूज़िक में दिया है। स्पॉटिफाई पे जो आता है हर साल में एक बार, तो इसका मतलब म्यूज़िक इसके साथ साथ चलता है। जब भी पढ़ रही होती है कोई ना कोई गाना इसके चल ही रहा होता है। एज ए मॉम आपको कैसा प्राउड फील हो रहा है आज आपकी बेटी बहुत ने अच्छा लग रहा है, नाम रोशन किया है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम कई बार इस समाज में देखते हैं कि बेटियों को कम पसंद किया जाता है कि शायद वो हमारे लिए इतना कुछ कर नहीं पाएंगी, पे बैक नहीं कर पाएंगी। पर मुझे ये था कि मैं अपना काम करती हूँ, बाकी ईश्वर की इच्छा है। तो आज मेरी बेटी ने मेरी मेहनत को, मुझे लगता है कि हर पल का पे बैक किया है, एक बहुत बड़ा चेक दिया है। और बेटे की बजाय मुझे गर्व है कि मेरे पास में भगवान ने बेटी दी, मुझे एक जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी को मैं आई थिंक बखूबी निभा पा रही हूँ। और भी कोई माता पिता है तो आप उनको क्या कहना चाहेगी? बच्चों को जो है प्रेशराइज ना करे पढ़ाई के लिए, और क्या कुछ आप उनको कहना चाहेंगे आपके अनुसार? देखिए, कई बार बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, कभी स्कूल में डांट पड़ रही है, कभी टीनेजर बच्चे होते हैं, उनके मन में बहुत तरह के सवाल आते हैं। तो मैंने कभी अपनी बेटी को रोका नहीं कि तुम्हें ये यहाँ जाना नहीं है, ये करना नहीं है। इसने जिस चीज़ के लिए कहा मैंने सपोर्ट किया इसको। और बाकी सारी चीज़ों में अगर इसको बाहर निकलना पसंद नहीं है तो मैंने घर में ही ऐसा माहौल दिया कि इसका पूरा मन लगता रहे। जी। तो वही आप कि अपने बच्चे के दोस्त बनिए। अगर कोई माँ बाप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपने बच्चे के दोस्त बनिए, ताकि उसको बाहर दोस्त ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े और कोई भटकाव का रास्ता ना आए।